बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद तैयब। आज हम एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांच आती है वो है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कि ये एक बायोलॉजी की शाख है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो ये कि ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जानदारों का जो आपस में ताल्लुक़ होता है, जानदारों का आपस में जो ताल्लुक़ होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जानदारों का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, मिसाल के तौर पर अब देखें, अब हम अगर इंसानों की बात करें तो हम गोश्त खाते हैं कई चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिकम्पोजर का शिकार हो जाएंगे। या उसके अलावा हम देखते हैं जी कि एक स्पैरो है, उसे कौन खाएगा? हमारे पास एक ईगल खाएगा, ठीक है। ईगल को कोई लाइन खाएगा। तो ये हमारे पास क्या है कि डिफरेंट जानदारों का जो आपस में ताल्लुक़ होता है उसको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। या आप इसे फूड चेन भी कहते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या ताल्लुक है एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, और इनका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, इसे हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। इसे हमने क्या करना होता है? इनहेल करना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना होता है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक है। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जानदारों का आपस में ताल्लुक पढ़ते हैं और उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है वो है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ एम्ब्रियोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है एम्ब्रियोलॉजी। ये एम्ब्रियो जो लफ्ज़ है ये एम्ब्रियोन से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, और ये एम्ब्रियोन से लिया गया, ग्रीक वर्ड है। लफ्ज़ एम्ब्रियोन ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है अनबोर्न। ऐसी चीज़ जो अभी तक पैदा नहीं हुई या पैदा होने से पहले की जो स्टेज होती है हम उसे कहते हैं एम्ब्रियोन। सो एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की इन विच वी स्टडी ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल का मतलब होता है पैदाइश से पहले, पैदाइश से पहले, यानी कि पैदा होने से पहले जो हम स्टडी करते हैं जानदारों की उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। सो स्टडी ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट यानी कि पैदाइश से पहले जो डेवलपमेंट होती है उसकी स्टडी करना, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन की स्टडी करना, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? मेल गैमीट होता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होता है वो क्या होता है? एग होता है। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट। तो स्पर्म और एग का मिलना और जाइगोट का बनना इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या होगी? माइटोसिस होगी। इसके अंदर माइटोसिस होगी और क्या होगा कि ये जिस चीज़ का जाइगोट होगा, मिसाल के तौर पर अगर ये इंसान का है तो ये क्या करेगा? इंसानों का जो बेबी है वो बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जब जो बेबी होता है वो 3 मंथ तक, याद रखने के ह्यूमन का जो बेबी होता है वो 3 महीनों के अंदर उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जब तक उसके बॉडी पार्ट्स नहीं बन जाते हम उसे कहते हैं कि वो एम्ब्रियो है। और जब बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ बॉडी पार्ट्स साइज में बढ़ते हैं। तो बॉडी पार्ट्स बनने के बाद हम उसे क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट के एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम पैदाइश से पहले की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और फीटस और फीटस की। तो एम्ब्रियो कब होता है? 3 महीनों से पहले, यानी कि जब उसके बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं तो हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं। बॉडी पार्ट्स बनने के बाद जब उसका साइज बढ़ रहा होता है तो हम उसे फीटस कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर हाथ, नाक, कान, उनका काम क्या है। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल, जो ईयर है वो हेयरिंग में काम करता है, हैंड जो है वो ग्रैब करने में, किसी चीज़ को पकड़ने में मदद करता है। तो इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं उनकी स्टडी करना ये कहलाता है फिजियोलॉजी। अच्छा, ये जो आगे डेफिनेशन हमारे पास आती है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी जो वर्ड है ये लिया गया है मोर्फोन से, ये भी ग्रीक वर्ड है, मोर्फोन से लिया गया है। और मोर्फोन का मतलब होता है फॉर्म, कि वो किस तरह कोई चीज़ नज़र आती है हम उसे कहते हैं, वो उसकी क्या है? मोर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जानदारों की स्ट्रक्चर, कि उनकी साख्त कैसी है, वो किस तरह के नज़र आते हैं, इसके बारे में स्टडी करना, इसे हम कहते हैं मोर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो मोर्फोलॉजी के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी भी, कि कोई चीज़
बाहर से कैसे नज़र आती है और कोई चीज़ अंदर से कैसी नज़र आती है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी दोनों हमारे पास हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। मिसाल के तौर पर हम बाहर से कैसे नज़र आते हैं, अगर हम अंदर से देखें तो हमारे किस तरह मसल नज़र आते हैं, किस तरह जो है बोन्स नज़र आती हैं, तो इनकी स्टडी करना हम इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अच्छा, आगे डेफिनेशन हमारे पास आती है एनाटमी की, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर हम देखते थे कि इंटरनल भी एक्सटर्नल भी दोनों, लेकिन जो एनाटमी है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, हम इसे कहते हैं एनाटमी। तो एनाटमी के अंदर सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ह्यूमन लेग की। ह्यूमन लेग स्किन के अंदर से कैसी नज़र आती है, ये हमारे क्या कहेंगे कि ये उसकी क्या है, एनाटमी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये पैलियोंटोलॉजी की। पैलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन है, ये क्या कहती है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। कि एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके, जानदारों के, एनिमल्स के, प्लांट्स के, फंजाई, बैक्टीरिया, किसी भी चीज़ के, यानी कि जानदारों के फॉसिल्स। फॉसिल की उर्दू में हम बाकियात भी कह सकते हैं। तो फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। आगे मैंने जो फॉसिल्स है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि डेड रिमेन्स, रिमेन्स किसे कहते हैं, बाकियात को। ऐसे बाकियात किसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के, फंजाई के और बैक्टीरिया के, विच वर बरीड लॉन्ग अगो, जो कि आज से हज़ारों करोड़ों सालों पहले दफन हो चुके हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हम क्या करते हैं कि जब कब्र वगैरह की खुदाई करते हैं तो उसके अंदर से कोई हड्डी मिल जाती है, कोई लेग की हड्डी हो सकती है, कोई बाजू की हो सकती है, कोई स्कल हो सकता है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो फॉसिल्स हैं। तो उन फॉसिल्स की स्टडी करना उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। सो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया विच वर बरीड लॉन्ग अगो आर कॉल्ड फॉसिल्स, और इन्हीं फॉसिल्स की स्टडी करना इसे हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन जो आती है वो है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, कि जब एक ही तरह के सेल्स मिलें और क्या करना शुरू कर दें, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दें, हम इसे कहते हैं वो क्या है, टिश्यू है। फॉर एग्जांपल स्किन, स्किन जो है ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब एपिथेलियल सेल जो हैं ये एक ही तरह के सेल हैं और ये करते गए हैं हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, इसे बचाते हैं, बाहर कोई भी अगर इन्वायरमेंटल हार्म है किसी भी चीज़ से बचाते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज़ क्या होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, कि एक ही तरह के सेल जब एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो हम इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, स्टडी ऑफ चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन ओवर मैनी जनरेशन। स्टडी ऑफ चेंज, के चेंज किसे कहते हैं, तब्दीली को। ठीक है, तब्दीली का मुताला करना किसके अंदर, खुसूसियात के अंदर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की, यानी कि जानदारों के अंदर जो खुसूसियात में तब्दीलियाँ आती हैं, या फिर पॉपुलेशन के अंदर, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि खुसूसियात में तब्दीली आ जाना ओवर मैनी जनरेशन, यानी कि कई नस्लें गुजरने के बाद। ठीक है, कई नस्लें गुजरने के बाद जो तब्दीली आ जाती है खुसूसियात के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब इसके अंदर हम मिसाल ले लेते हैं जिराफ की। ठीक है, ज़राफ़ा भी जिसे कहते हैं। अब पहले क्या होता था कि इन्हें घास फूस मिल जाती थी, ठीक है, आसानी के साथ। इनकी जो नेक थी वो शॉर्ट थी। ठीक है, नेक जो इसकी थी वो शॉर्ट थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब घास ख़त्म होना शुरू हो गई तो इनको ज़रूरत पड़ी कि जो हमारे पास दरख्त होते हैं उनकी कह लें पत्ते खाने की। तो पत्ते जो होते हैं वो ऊंचाई पर होते हैं, तो जब इन्हें अपनी गर्दन ऊपर की तरफ लेकर जाना पड़ती थी तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ मैनी जनरेशन, बहुत ज़्यादा नस्लें गुजरने के बाद इनकी जो नस्ल, इनकी जो नेक है वो क्या हो चुकी, बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम खुसूसियात के अंदर तब्दीली आ जाना जानदारों की मैनी जनरेशन गुजरने के बाद, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। अच्छा जी, उसके बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ डीएनए, के एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम डीएनए की स्टडी करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं एंड, और जीन्स का रोल इन द इनहेरिटेंस, के जीन्स का विरासत में क्या किरदार है। स्टडी ऑफ डीएनए, जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, कि डीएनए और जीन्स का विरासत के अंदर क्या किरदार है, हम इसे कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम, इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, इस तरह से डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए के ऊपर सारी की सारी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी आंख कैसी होगी, हमारी नाक कैसे होगा, हमारा कान कैसे होंगे। ठीक है, तो डीएनए का एक पार्ट जो हमारे पास क्या होता है, किसी एक खुसूसियत को कंट्रोल करता है, हम उसे कहते हैं जीन।
इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का मुंतकिल होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी कि वालदैन से औलाद के अंदर, वालदैन से औलाद के अंदर खसूसियात का मुंतकिल होना, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। मिसाल के तौर पर अब हमारा जो चेहरा है वो हमारी वालदा से मिलता है, या हमारे वालिद से मिलता है, या हमारे कोई भी करीबी रिश्तेदार से मिलता है, यानी कि वालदैन से औलाद के अंदर खसूसियात का मुंतकिल होना, वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। अब क्या ऐसी चीज़ है जो वालदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है और वो बच्चे अपने वालदैन के जैसे नज़र आते हैं? तो बेसिकली वो DNA जो होता है वो आगे ट्रांसफ़र होता है और वो बताता है कि ये किसका बच्चा है, और उसकी तरह की उसकी क्या हो जाती हैं? खसूसियात हो जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है जू जियोग्राफी। देखिए, जू का जो लफ्ज़ है वो चिड़ियाघर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और चिड़ियाघर के अंदर क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जियो का जो लफ्ज़ है, जियो लफ्ज़, इसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है। ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, कि ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों में, ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में जानदारों की तकसीम। अब देखें, हर जगह पर जो ज़मीन के खित्ते हैं, हर जगह पर क्या होता है? डिफरेंट टेम्परेचर है। मिसाल के तौर पर हम ग्लोब बनाते हैं, ये है ग्लोब, जिसका क्या है? इक्वेटर है। ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऐसे जानदार रह सकते हैं कि जहाँ जो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त कर सकें। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे, गर्मी कम होती जाएगी, सर्दी बढ़ती जाएगी, यानी कि ये जो इलाका है इसके अंदर मोतदिल इन्वायरमेंट होगा। अब यहाँ पर ऐसे जानदार रहते होंगे जो ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। और जैसे ही हम पोल्स की तरफ चले जाएंगे, किनारों की तरफ, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएंगे? ऐसे जानदार पाए जाएंगे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर मिसाल आ जाती है पोलर बियर की। पोलर बियर सिर्फ और सिर्फ ठंडे इलाकों में ही रह सकते हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट में ही रह सकते हैं। तो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जू जियोग्राफी। उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मोलिकुलर बायोलॉजी की। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मोलिकुलर लेवल, यानी कि जानदारों की स्टडी करना, उनके सेल्स की स्टडी करना और उनकी ऑर्गेनेलिज की स्टडी करना। ऑर्गेनेली किसे कहते हैं? सेल के अंदर पाई जाने वाली जो सारी की सारी हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो उसकी क्या कहलाती हैं? ऑर्गेनेलिज कहलाती हैं। तो सेल को, ऑर्गेनेली को या जानदार मुकम्मल को मोलिकुलर लेवल पर स्टडी करना, इसे हम कहते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, लिपिड पाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? उसकी मॉलिक्यूल उसके अंदर जो पाए जाते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, कि जानदारों का उनके इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक पढ़ना, इसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन हम फैला रहे हैं, ठीक है, तो पोल्यूशन की स्टडी करना, आलूदगी की स्टडी करना, ये किसके अंदर आता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई, यानी कि ऐसे जानदारों की स्टडी करना जो हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, ठीक है, यानी कि नेक्ड आई किसे कहते हैं? कि बगैर कोई आला इस्तेमाल किए, बगैर किसी चीज़ को इस्तेमाल किए नेक्ड आई से हमें नज़र नहीं आते, बल्कि माइक्रोस्कोप के साथ नज़र आते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। अच्छा, याद रखें, ये जो वायरस है ये ना ही लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है। जब ये किसी होस्ट के अंदर चला जाता है तो ये क्या हो जाता है? लिविंग, और जब ये बाहर होता है तो ये क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। लेकिन हम इसकी भी स्टडी किसके अंदर करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। उसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले जानदारों की स्टडी करना, उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। और फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, दो तरह के वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर जो होता है इसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन, नमकियात की कंसनट्रेशन कम होती है और ये काबिल इस्तेमाल पानी है, ठीक है, पीने के काबिल होता है। लेकिन जो मेरीन वाटर है, ठीक है, मेरीन वाटर, उसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन, नमकियात की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और ये क्या है? नाकाबिले इस्तेमाल पानी है, ठीक है, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क है फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर का, साल्ट का फ़र्क होता है। अच्छा जी, फ्रेश वाटर की हमारे पास जो मिसाल आ जाती है वो रिवर्स, लेक्स, ये सारी की सारी मिसालें हैं, ठीक है। एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर, और ये जो फ्रेश वाटर है इसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर के बारे में पढ़ना, ये भी फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर आता है। अब फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं? फिजिकल पैरामीटर जैसा कि टेम्परेचर क्या है पानी का,
ठीक है, कलर क्या है पानी का, तो ये उसके फिजिकल पैरामीटर है। केमिकल पैरामीटर के अंदर आ जाता है कि पीएच क्या है पानी की, उसके अलावा इसके अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो पैरामीटर हैं ये केमिकल पैरामीटर हैं, और टेम्परेचर वगैरह कलर वगैरह ये क्या है, फिजिकल पैरामीटर है। उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इन मरीन वाटर दैट इज सीज एंड ओशन, ठीक है, तो समंदरों और हमारे पास जो दरिया होते हैं इनका जो पानी होता है हम उसे कहते हैं मरीन वाटर। तो इन मरीन वाटर के अंदर जो जानदार रहते हैं हम उसकी स्टडी करते हैं मरीन बायोलॉजी के अंदर, और इसी तरह से इसके भी जो केमिकल पैरामीटर हैं और फिजिकल पैरामीटर वो भी मरीन बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट की स्टडी करना। पैरासाइट किसे कहते हैं, ऐसे जानदार जो किसी होस्ट के अंदर रहते हैं, उससे अपना फ़ायदा हासिल करते हैं और बदले में उसे नुकसान देते हैं, हम उसे कहते हैं पैरासाइट। तो उन पैरासाइट की स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। देयर स्ट्रक्चर, पैरासाइट की स्ट्रक्चर कैसी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये अपने होस्ट के अंदर, अपने मेज़बान के अंदर कैसे एंटर हुए हैं, लाइफ हिस्ट्री, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, और इनका अपने होस्ट के साथ क्या ताल्लुक है, कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, कितना फ़ायदा ले रहे हैं, तो ये भी हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो लाइस है, ठीक है, यानी कि जो जुएँ होती हैं ये पैरासाइट्स हैं। तो ये ह्यूमन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मैन, यानी कि ऐसी बायोलॉजी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन की कैसा नज़र आता है, कैसी स्ट्रक्चर है, कैसी मोर्फोलॉजी है, कैसी उसकी फिजियोलॉजी है, कैसी उसकी जेनेटिक्स है, यानी कि ये जो सारी हम ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, उन ब्रांचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम उसे कहते हैं ये है ह्यूमन बायोलॉजी। उसके बाद सोशल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्यूनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान अपनी कम्युनिटी के अंदर कैसे रहते हैं, ठीक है, हम कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, मोहल्लों के अंदर रहते हैं, कोई चीज़ ले ली, कोई चीज़ दे दी, ठीक है, ये हमारे पास हमारा सोशल बिहेवियर है, ठीक है, या हम किसी के साथ कैसा ताल्लुक है हमारा, गुस्सा करते हैं, खुश होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना इसे कहते हैं सोशल बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत के भले के लिए जानदारों को इस्तेमाल करना, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की मिसाल बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है, इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाना ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।